नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। और यहाँ पे हम केमिस्ट्री 11th से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो भी टॉपिक आएंगे हम उनमें सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। और चैप्टर कवर होने के बाद में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको सभी को सोल्व करेंगे। और उसके बाद में आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, या जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, या फिर और कहीं भी आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन सबको हम चैप्टर के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ध्यान रहेगा एनसीईआरटी का चैप्टर कवर करेंगे। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। तो आप भी इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको भी यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं ये कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी रेगुलर यूज करिए, आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ मतलब आपको जहाँ भी आपके लिए केमिस्ट्री लगती है वहाँ पे आपको ये बहुत ही काम आने वाली है। चलो तो हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना। सबसे पहले हम जो 11th क्लास है उसका जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इसके डेफिनेशंस हैं, किन किन वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें सब कवर करते रहेंगे। जो बताने की चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्लियर। और उसके बाद में हम इसमें चैप्टर को आगे चलते चलेंगे। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, विज्ञान को मानव के द्वारा प्रकृति को समझाने और उसको वर्णन करने के लिए, ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए निरंतर प्रयास के रूप में देखा जाता है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना कि हम प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों उनमें परिवर्तनों को देखते हैं। ठीक है, जैसे दूध का दही में बनना, तो ये सब हम पहले सीख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि दूध से जो दही बनता है ये परिवर्तन है। ठीक है, लंबे समय तक गन्ने के रस को रखने पर उसमें सिरका बन जाता है, लोहे के जंग लग जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम बार बार देखते हैं। मतलब हमें जो ये उदाहरण दिए गए हैं वो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड दिए गए हैं। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना होता है ये हम सभी देखते हैं। दूध से जो दही बनता है अमूमन अपने सभी के घरों में होता है ऐसा, ये दूध सभी के घरों में मिल जाता है। तो दूध से जो दही बनता है। इसके अलावा कहीं हम जाते हैं या फिर हम गन्ने का रस लेके आ रहे हैं तो उसको अगर लंबे टाइम तक रखेंगे तो उसका सिरका बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोहे को देखें तो लोहे को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं या हम देखते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हमारे डेली लाइफ के दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न शाखाएं जैसे रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है रसायन कहलाती है। देखो, यहाँ से आपके केमिस्ट्री की परिभाषा स्टार्ट होती है। ठीक है, आप चाहो तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो या आप लिख सकते हो। ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है, रसायन कहलाती है। यहीं से हमारी केमिस्ट्री की परिभाषा स्टार्ट होती है। ठीक है, तो रसायन आपकी केमिस्ट्री की परिभाषा आपको समझ में आ गई। चलो हम आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान का विकास, अब हम इसके विकास के बारे में बातें करेंगे कि विकास कैसे हुआ। देखो, रसायन जैसा आज हम इसे समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए ही नहीं किया गया, अपितु यह दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा है ये भी। ठीक है, पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता है। जो पारस पत्थर होता है और जो लोहे और तांबे की जैसे जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनको वो किस में बदल सकता है? सोने में बदल सकता है। अमृत, जिसे अमृतो प्राप्त हो। ठीक है, पुरातत्व भाग में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से पहले, बहुत पहले ही अनेक वैज्ञानिकों तथ्यों की जानकारी थी। वह उस ज्ञान का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे। रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 सीई में कीमिया, और जिसको हम एल्केमी भी बोलते हैं। ठीक है, और औषधि रसायन के रूप में हुआ है। अब यहाँ रसायन विज्ञान का जो विकास है, तो विकास के लिए इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि 1300 से 1600 सीई में
रसायन विज्ञान का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ एल्केमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया, जो यूरोप में अरबों के द्वारा लाई गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे जो रसायन विज्ञान है वो यूरोप में किसके द्वारा लाई गई थी, तो यूरोप में लाई गई थी अरबों के द्वारा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, दूसरी संस्कृति विशेषकर चीनी और भारतीयों में अपनी अलग एल्केमी परंपराएं थी। ठीक है, जिनमें रासायनिक प्रक्रम और तकनीकी की जानकारी अधिक थी। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया अथवा रस विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हो आप यहाँ पे कि पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। ठीक है, तो हम रसायन को और पुरातन भारत में किस किस नामों से जानते थे, तो इसको हम जानते थे रसायन शास्त्र के नाम से जानते थे, रसतंत्र के नाम से जानते थे, रसक्रिया के नाम से जानते थे अथवा रस विद्या भी कहा जाता था। ठीक है, इनमें धातुकर्म, औषधि, कांतिवर्धक, कांच, रंजक इत्यादि सम्मिलित थे। सिंध में मोहनजोदारो और पंजाब में हड़प्पा में की गई योजनाबद्ध खुदाई से सिद्ध होता है कि भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। ठीक है, ये जो यहाँ पे मोहनजोदारो है और पंजाब में हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से पे खुदाई हुई तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो रसायन का जो विकास की जो कहानी है वो बहुत ही पुरानी है। ठीक है, पुरातात्विक परिणामों से पता चलता है कि निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग होता था और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। ठीक है, कि निर्माण के लिए किसकी उपयोग किया जाता था, मिट्टी की ईंटों का उपयोग हो रहा है और इसके अलावा मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका उत्पादन भी हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसे प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम माना जा सकता है, जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला और अग्नि के द्वारा गर्म किया जाता था। ठीक है, मोहनजोदारो में ग्लेम किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है, जिसमें चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में CaCO3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको CaCO3 दिया गया है। अब ये CaCO3 क्या होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। हड़प्पा के लोग फेएंस बनाते थे, जो एक प्रकार का कांच होता है। हड़प्पा के लोग क्या बनाते थे, फेएंस, और ये फेएंस क्या होता है, एक प्रकार का कांच होता है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता था। वह सीसा, चांदी, सोना और तांबा जैसी धातुओं को पिघला करके फोर्जन के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। वह टिन और आर्सेनिक मिला करके शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरतम सुधारते थे। ठीक है, मतलब वो क्या करते थे कि टिन और आर्सेनिक को मिला लेते थे। ये दो मेटल्स हैं, टिन और आर्सेनिक। ठीक है, और इनको ये अभी आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा होगा ना, पीरियोडिक टेबल से ही आपको पता लगेगा कि टिन और आर्सेनिक क्या है। पीरियोडिक टेबल जब हमारे चैप्टर आएगा तब मैं बहुत अच्छे से कवर करवाऊँगा, और जहाँ पे मेरे को नोट्स की ज़रूरत मतलब कि मेरे पास में सेल्फ नोट्स बने हुए हैं, तो मैं अगर अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो हम नोट्स का यूज़ करेंगे उनमें, और अच्छे से हम पीरियोडिक टेबल कवर करेंगे, वहाँ सब कुछ सीखेंगे। तो अभी आप बस इतना समझ लो कि टिन और आर्सेनिक हैं जो क्या है, दोनों मेटल हैं। ठीक है, तो ये शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता को सुधारते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में मस्की 1000 से 900 BCE तथा उत्तर भारत में अस्तिनापुर और तक्षशिला 1000 से 200 BCE में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कांच और ग्लेंज को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। अब ये दोनों चीज़ें हैं ना, कांच और ग्लेंज। सर ये ग्लेंज क्या होता है, तो भाई कांच और ग्लेंज दोनों हैं, ये वस्तुएं हैं। ठीक है ना भाई, यहाँ पहले लिखा हुआ कांच की वस्तुएं, तो ये ग्लेंज भी क्या हो गया, वस्तु है कांच की बनी हुई। ठीक है, तो कांच और ग्लेंज को रंगने के लिए किसके उपयोग करते थे, धातु के ऑक्साइडों को। ये ऊपर बता रहा था ना कि टिन और उसको मिलाते थे आर्सेनिक को, तो ये उनसे बन कर के जो तैयार होता था उसी से ये इसको कलर करते थे। ठीक है, भारत में तांबे के धातुकर्म का प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं जिसमें इस मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रूफ मिल रहा है हमें कि जो तांबा है, जो लोहा है, इसका जो निष्कर्षण होता था
उसकी जो तकनीक है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, भारत से ही प्राप्त हुई है। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BCE में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। ठीक है, अब जो ऋग्वेद हैं हमारे बहुत पुराने वेद हैं ऋग्वेद, ठीक है, तो अब इनको जो रंगने का कार्य है ये भी हमें ऋग्वेद से पता लग रहा है, मतलब बहुत पुराने टाइम से 1000 से 400 BC पूर्व, बहुत पुराना टाइम है। ठीक है, उत्तर भारत के काली पॉलिश करने वाली मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सकता, और यह रासायनिक रहस्य है। इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। पुराने वैदिक साहित्यों में वर्णित अनेक पदार्थ और कथन आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। ठीक है, तांबे के बर्तन, ठीक है, तांबे के बर्तन, इसके अलावा ये बात कर रहा है लोहा, सोना, चांदी के आभूषण और टेराकोटा तस्तरियाँ। तस्तरियाँ मतलब क्या होता है, तस्तरियाँ मतलब प्लेट होता है। ठीक है, और टेराकोटा मतलब उसके चारों तरफ ऐसे कलरफुल ऐसे डिज़ाइन बना के और वो रेडी कर देते हैं, तो टेराकोटा उससे बोलते हैं। ठीक है, तथा चित्रकारी किए हुए मिट्टी के सलेटी बर्तन उत्तर भारत में बहुत से पुरातन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है। चरक संहिता में पुरातन काल में उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्होंने सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, अब यहाँ पे हमें नाम दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला भी होता है, लेकिन हम अभी ये सभी अभी यहाँ पे डिस्कस ना करते हुए हम अभी इधर थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं, और जब ये आएंगे आपको, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हमें अच्छे से ये बनाना आ जाएगा इसके फॉर्मूले वगैरह, तो तब हमें पता लग जाएगा, तो वहाँ से फिर हम इसके फॉर्मूले आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। नाइट्रिक अम्ल और तांबे टिन के जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट एवं शीशे तथा लोहे के कार्बोनेटों का बनना आता था। ठीक है, रसोपनिषद में बारूद बनने का विवरण है। तमिल साहित्य में गंधक, चारकोल, साल्ट पीटर, अब साल्ट पीटर है उसका दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, साल्ट पीटर बोल रहे हैं। ठीक है, पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनने का विवरण है। तो ये सब हमें बता रहा है कि ये सब क्या है, पटाखे बनने की वो है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। वह एक विख्यात रसायन एल्केमिस्ट तथा धातु विज्ञानी थे। उनका रस रत्नाकर पारे के यौगिक से संबंधित है। उन्होंने धातु जैसे सोना, चांदी, टिन, ये सब क्या चल रही है, धातुएं चल रही, सोना, चांदी, टिन, तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना की है। 800 CE के आसपास एक पुस्तक रसायनवम आई। इसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियाँ, अवनों और क्रूसिबलों के अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग की विवेचना की गई। देखो ये नाम है ना, जो हिंदी में मतलब संस्कृत में है थोड़ा ऐसा, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो इस चीज़ को आप थोड़ा माइंड करना। इसमें उन विधियों का वर्णन दिया गया है जिसमें ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता था। ज्वाला मतलब क्या होता है, ज्वाला का मतलब जो अपन जैसे आग लगाते हैं, तो आग लगाने के बाद में जो लपटें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ज्वाला कह रहे हैं। और जो फ्लेम होता है उसका कलर होता है, ठीक है, वो के जो कलर होते हैं उनसे रंग से है ना धातुओं को पहचानते थे। ठीक है, अब यहाँ पे वक्र पानी की बात आ रही है, ये शायद हिंदी में पढ़ते हैं वक्र पानी। ठीक है, वैज्ञानिक थे ये वक्र पानी है जो। वक्र पानी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। वक्र पानी ने किसकी खोज की भाई, इसको अंडरलाइन कर लेना, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की थी। साबुन की खोज का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, तो भाई साबुन की खोज भी इन्होंने करी, लिख लेना ये बात भी। उन्होंने साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार उपयोग किए थे। ठीक है, अब उन्होंने साबुन कैसे बनाया, उन्होंने सरसों का तेल यूज किया और कुछ क्षार। ठीक है, जब हमारे अमल क्षार पढ़ेंगे तो हम क्षार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे वहाँ पे। तो अभी हम बस इतना ध्यान रखना कि साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे सरसों का तेल का और क्षार का उपयोग किया था उन्होंने। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी CE में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, भारतीयों ने साबुन बनाना कब से प्रारंभ किया था, 18वीं शताब्दी से। साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल, महुआ के बीज
और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। अब साबुन बनाने के लिए देखो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें बता दी। एक तो बता दिया अरंड का तेल, ठीक है, इसके अलावा महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। अब देखो, अभी ये बातें चल रही हैं, आपको थोड़ा सा बोर भी लगेगा कि यार क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर हमारे बढ़ते जाएंगे, केमिस्ट्री इतनी रोचक होती जाएगी कि आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा और आपका एक अच्छा सा मन बन जाएगा, मतलब एक। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी, सभी को बेनिफिट है एनसीईआरटी में। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल के लिए हो, नहीं भाई। 11th वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, 12th वाले बच्चे हो, इसके अलावा नीट वगैरह के लिए, जेई के लिए, किसी के मतलब आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो या क्या, मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, जहाँ पे आपकी केमिस्ट्री लगती है वहाँ पे एनसीईआरटी भाई देसी घी का काम करती है। तो एनसीईआरटी मतलब अगर आप घोट डालो, मैं तो यूँ कह रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पता होनी चाहिए, मतलब कहाँ क्या लिखा हुआ है। रात में नींद आ रही हो, नींद में भी सपने चले ना, तो सपनों में भी आपकी एनसीईआरटी चलनी चाहिए भाई, तब जाके है ना पढ़ने का मज़ा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अजंता और एलोरा की दीवारों पर पाई गई चित्रकारी जो अनेक वर्ष बाद भी नई जैसी लगती है, पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर पर होना सिद्ध करती है। वराह मिहिर की वृहद संहिता, इसे 6वीं शताब्दी सीई में लिखा गया एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ को बनाने की जानकारी है, ठीक है। इसे केवल पौधों, फलों, बीजों और छालों के रस से बनाया जाता था। इसे उबालकर गाढ़ा करने के बाद उसमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे। ऐसे पदार्थों का वैज्ञानिक तरीकों से परीक्षण करने के पश्चात उसकी उपयोगिता का आकलन करना रोचक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। भाई थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि सर हिस्ट्री चल रही है, कौन सी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, लेकिन क्या करें भाई, अब है तो एनसीईआरटी ही, तो ये थोड़ा सा आप बने रहो, ठीक है। चलते हैं आगे। अथर्ववेद 1000 BCE की बात कर रहा है यहाँ पे। जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में रंजकों का वर्णन मिलता है। रंजक क्या होते हैं? रंजक होते हैं मतलब कि हम बात करें किसी भी चीज़ को, जैसे अपन डाई करते हैं ना, डाई, तो उनको रंगने के जो काम आते हैं ना, उनको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रंजक बोल रहे हैं, ठीक है। जिनमें हल्दी है, मंदेर है, सूरजमुखी है, हड़ताल है, करमीज है और लाख है, ये सब रंजक हैं भाई, ठीक है ना। मतलब अगर आपको पूछे भाई रंजक क्या होता है, रंजक के एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल में हल्दी है, हल्दी भी भाई एक रंजक है, ध्यान रखना, है ना। हल्दी है, मंदिर है, सूरजमुखी है, हड़ताल है, करमीज है और लाख भी शामिल है, ये सब क्या होते हैं, रंजक होते हैं। रंगने के गुण वाले कुछ अन्य पदार्थ जो उपयोग में आते हैं वह थे कंपलशिका, पतंग, जटुका। वरामिहिर की व्रत संहिता में इत्र तथा कांतिवर्धकों का भी उल्लेख है। केस रंगने का रंग, देखो केस मतलब बालों की बात हो रही है भाई, तो शुरू से ही इन सब का प्रचलन रहा है। देखो बालों को मतलब कि 1000 BC की बात कर रहे हैं हम, तब हमें वर्णन मिल रहा है कि भाई बाल रंगने के लिए, तो देख लो तुम कब से बाल रंगे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आज ही या अब प्रचलन में आया कि बाल रंगने का, ये सब चीज़ें पहले भी थी, ठीक है ना। चलते हैं। केस रंगने का रंग बनाने के लिए पौधों जैसे नील तथा खनिज जैसे लोहे चूर्ण, काला लोहा या स्टील तथा चावल के खट्टे दलिए का अम्लीय सत्व का उपयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे अम्ल आया है ना, अम्लीय, तो ये पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, चिंता मत करो आप। बस अभी तो आप ध्यान रखो कि किसके लिए अम्ल यूज हो रहा है, किसके लिए क्षार यूज हो रहा है, क्या मिला रहे हैं ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलते हैं आगे। खट्टे दलिए अम्लीय सत्व उपयोग किया जाता था। गंध युक्त इत्र, मुख सुवासित करने के द्रव, नहाने के पाउडर, देखो भाई नहाने के पाउडर, सुगंध एवं टेल्कम पाउडर का उल्लेख है। मतलब कि मनुष्य शुरू से ही इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम अभी से अब कर रहे हैं, नहीं भाई। यहाँ तो पाउडर बनते थे, पाउडर तो हम आजकल बॉडी में यूज कर रहे हैं, लेकिन उधर उधर तो भाई नहाने के लिए पाउडर, देख रहे हो ना आप। चलो आगे। भारत में इस अवधारणा का आगमन कि द्रव्य अविभाज्य कणों से बना होता है, ठीक है। द्रव्य क्या, हम किससे बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका आगे आएगा वर्णन, अभी चलते हैं ना, पदार्थ को बोलते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको।
BCE की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद, देखो अब यहाँ से कणाद स्टार्ट हो गए हैं हमारे महाराज, ठीक है। आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था। कणाद का वास्तविक नाम क्या था? कश्यप था। परमाणुविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। जो परमाणुविक सिद्धांत है वो किसने दिया था? कणाद ने दिया था। ध्यान रखना भाई, अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना। परमाणुविक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? कणाद थे, ठीक है। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन कणों को उन्होंने परमाणु, एटम के समतुल्य नाम दिया था। कणाद ने कणों को क्या कहा था? परमाणु कहा था। उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी थी। अभी कणाद की भाई पुस्तक है, वैशेषिका सूत्र पुस्तक है इनकी, कणाद की, और उसमें बताया था इसने, तो लिख लेना भाई ये। उसके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह है जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। कि उसने क्या बताया कि सभी जो पदार्थ होते हैं वो छोटी इकाइयों का समूह होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, या उनको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। भाई परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं ना, ठीक है। चलो आगे। यह अनादि अनंततः अविभाज्य गोलाकार अति गुणग्राही तथा मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। कणाद जी ने हमको बता दिया, क्या बता दिया? कि जो परमाणु होगा वो कैसा होगा? अनादि होगा, इसका कोई अनंत नहीं है भाई, ये अविभाज्य, इसको हम बांट नहीं सकते, ये गोलाकार होगा, अति गुणग्राही होगा, और मूल अवस्था में क्या होगा? गतिशील होगा। ये किसने बताया? कणाद ने बताया। चलो आगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा नहीं होता है। कणाद ने यह भी बताया कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसने परमाणुओं का वर्गीकरण भी कर दिया भाई साहब, क्या क्या कर दिया देखो। उन्होंने कहा कि अन्य संयोजकों के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। बता दिया कि 2 या 3 परमाणु संयोजित हो सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं भाई। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डोल्टन, ठीक है, 1766 से 1884, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु दिनांक है ना, ये सब बातें, से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दे दी थी। मतलब जॉन डोल्टन से लगभग 2500 वर्ष पहले ही कणाद ने बता दिया था, ठीक है। अब चलो आगे। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण दिया है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना की विवेचना चरक संहिता में स्पष्ट रूप से की गई है। कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। चरक संहिता में धातुओं की भस्मों का उपयोग रोगों के उपचार में किए जाने का वर्णन है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि भस्मों में धातुओं के नैनोकण होते हैं। अब हमने वर्तमान में ये सिद्ध कर दिया है कि धातुओं, जो भस्म होता है उसमें धातुओं के नैनोकण होते हैं। भाई भस्म क्या होता है आएगा, बता देता हूँ मैं आपको। भस्म का मतलब अपन किसी चीज़ को जला देते हैं, राख नहीं होती क्या, उसको भस्म बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना। चलो आगे। एल्कीमी के क्षीण हो जाने के पश्चात औषधि रसायन स्थिर अवस्था में पहुँच गया, परंतु 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के आने और उसका प्रचलन होने से यह भी क्षीण हो गया। इससे प्रगतिरोधक काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषधि उद्योग का अस्तित्व बना रहा, परंतु यह भी धीरे धीरे क्षीण होता गया। नई नई तकनीकें सीखने और अपनाने से भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लग गया भाई। अब इनको नई नई चीज़ें सीखने के लिए टाइम लग गया 100 से 150 वर्ष, ठीक है। उस समय भारी उत्पाद देश में प्रवेश कर गए और बाहर से आ गए तब तक लोग, ठीक है। परिणाम स्वरूप देश से पारंपरिक तकनीकें धीरे धीरे कम हो गई। भारतीय पलट पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे तथा आधुनिक रसायन का विकास होने लगा, ठीक है भाई। उपरोक्त वर्णन में आपने जाना कि रसायन द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा परस्पर क्रिया से संबंधित है। क्या जान लिया हमने? ये इसका पूरा वर्णन है। ये वर्णन किया मतलब अब तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या क्या जाना हमने, कि जो रसायन होता है, जो केमिस्ट्री होती है, वो द्रव्य के संगठन मतलब पदार्थ का संगठन, संरचना, उसका गुणधर्म और परस्पर क्रिया, उसमें जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उससे संबंधित है। पदार्थ के मौलिक अवयव परमाणुओं तथा अणुओं के माध्यम से
अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। क्या हम इन कणों, कण कौन से भाई, परमाणु व अणु को देख सकते हैं? बताओ आप देख सकते हैं या नहीं, कमेंट करो मुझे। उसका भार माप सकते हैं? उसमें भार होता है, उसको माप सकते हैं क्या? उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? और क्या हम इन कणों की संख्या एवं उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध प्राप्त कर सकते हैं? देखो भाई कितने क्वेश्चन आ गए, सबके उत्तर मिलेंगे हमें। अब इस एकक में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे वर्णन भी करेंगे। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों को उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा 1.1 रसायन विज्ञान का महत्व। ठीक है, इसका महत्व क्या क्या है, कहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन मिलते हैं आपको यहाँ पे ऐसे कि ऐसे लाइन टू लाइन उठ के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, किसी की भी हो, एनसीईआरटी मतलब होता है कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठना। भाई अगर आप 11th में हो, 12th में हो, तो सजेशन मेरा यही रहेगा आपसे कि आप एनसीईआरटी कवर करो भाई। सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो एनसीईआरटी कवर का होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी हैं वो आप पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा और बहुत सारी मार्केट में गाइडें हैं, बुकें हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन भाई 11th-12th का पेपर रहा हो या फिर हम आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी में भाई लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ऐसे एनसीईआरटी से उठ के। तो ठीक है, एनसीईआरटी को तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। अगर जीवन में कुछ करना है भाई और केमिस्ट्री अगर किसी के पास में है तो आप है ना एनसीईआरटी को सबसे पहला काम करना है, एनसीईआरटी को दिमाग के अंदर बिठा लेना है, उसके बाद आगे के काम करने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस। रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई विज्ञान के पार्ट हैं, पार्टों में हम रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 11th के बच्चों के लिए थोड़ा है ना, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है जो प्राय विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, विज्ञान की और भी ब्रांचें हैं, सब पता लगेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, किस किस के साथ में कैसे कैसे ऐड है वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई कुल मिला के एक ही बात है, अगर मानव जीवन जी रहे हो तो सुबह से शाम तक आप केमिस्ट्री का ही सहारा लेते हो। सब जगह आपको केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जब से आप स्टार्ट होते हो ना तब से लेकर के और जब आप सोते हो तब तक केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। विभिन्न उर्वरक, जीवाणुनाशक, कीटनाशकों की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन। इससे कुछ उदाहरण है। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधियों के निष्कर्षण की विधियां बताता है और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। ऐसी औषधियों के उदाहरण है। ठीक है भाई, जैसे कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ जैसे सिप्लाटीन तथा टेक्सोल, सिस्प्लाटीन तथा टेक्सोल। ठीक है, ये कैंसर की औषधियाँ भाई। और एड्स से ग्रस्त रोगियों का उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि एडिजोथाइमेडिन, AZT इसको शॉर्ट में बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। रसायन सिद्धांतों की बेहतर जानकारी होने के बाद विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक, सिरेमिक, देखो भाई काम की चीज़ आ गई है यहाँ पे, अतिचालक, ठीक है,
अतिचालक का एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पे, सिरेमिक, सुचालक। अतिचालक का एग्जाम्पल क्या हो गया, सिरेमिक हो गया। सुचालक, बहुलक, प्रकाशीय फाइबर तंतु जैसे संश्लेषित किए जा सकते हैं, ये संश्लेषित भी आगे आएंगे, है ना। रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तु जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक आदि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सहायता लिखा हुआ है, सहायता की है। यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है भाई, मतलब कि आपको रोजगार भी उपलब्ध करवा रहा है रसायन विज्ञान, समझ रहे हो ना। हाँ तो चलो आगे पढ़ते रहो भाई, लगे रहो। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। जैसे इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, समताप मंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसको बोलते हैं, ठीक है, अर्थात CFC सदृश पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसी ही एक समस्या है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जैसे मैथेन, कार्बन, हाँ भाई ये काम की चीज़ है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, जैसे मैथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 2 गैसें भी हैं, और भी होती हैं इसमें, बताएंगे वो आगे आएंगी तब, ग्रीन हाउस स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे हम तब उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हम सिर्फ रसायन विज्ञान के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, तो अभी तो ये नॉर्मल है कि इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। अब जब स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर प्रॉपर तरीके से, तब हम धीरे 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 सब हमें पता लगेगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। इसमें कौन कौन सी गैसें आ गई मेथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। एक अच्छा रसायनज्ञ बनने के लिए तथा ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए रसायन की मूल अवधारणा को समझना आवश्यक है, जो कि द्रव्य की प्रकृति से आरंभ होती है। आइए हम द्रव्य की प्रकृति से आरंभ करते हैं। ये द्रव्य की प्रकृति आ गई भाई हमारे पास में। ठीक है, अब हमें पता लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें खुलना स्टार्ट होंगी। अब देखो चैप्टर ख़त्म होते होते आपको ऐसा लगने लग जाएगा, मतलब एक फ्लो बन जाएगा, आपका मज़ा आ जाएगा। भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और डेली मुझे आपका टाइम चाहिए, बस मुझे आप टाइम देते रहो। और ये NCERT की बराबर रेगुलर क्लास आप देखते रहना। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बेनिफिट होगा ना इससे कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, आपको जब आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे, जब एग्ज़ाम दोगे ना, तो आप इन क्लासों को ज़रूर याद करोगे। ये क्लास से आपके माइंड में ज़रूर आएंगी, क्योंकि हम यहाँ चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, चैप्टर पढ़ने के साथ में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। और जब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको करवाने वाला हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, मतलब कि जैसे RPSC में कहीं आए हुए हैं, तो वहाँ पे हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। द्रव्य की प्रकृति, अब हम पढ़ेंगे 1.2 द्रव्य की प्रकृति। ठीक है, अपनी पूर्व कक्षाओं में आप द्रव्य शब्द से परिचित हैं, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। भाई हम द्रव्य किसे कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु मतलब हम पदार्थ कोई द्रव्य कह रहे हैं भैया यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो क्या करती है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है भाई, उसका कोई ना कोई वेट तो होगा ना भाई। कोई वस्तु है, जैसे मैं बात कर लूँ, कोई भी पेन है कि पेंसिल है कि बुक है कि टेबल है कि चेयर है कि कुछ भी है, भाई कुछ ना कुछ वेट तो होता है ना इसका। ठीक है, और स्थान भी घेर रही है, दोनों चीज़ें तो आपको पता लग रही है ना। चलो ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, द्रव्य कहलाएंगे। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य के द्वारा बनी होती हैं। बता दिया ना भाई, आसपास की जितनी वस्तुएं, मतलब आंखें घुमाओगे ना जिधर भी, उधर ही आपको चारों तरफ द्रव्य दिखेगा भाई। उदाहरण के लिए ये एग्जाम्पल आ गया, आपकी पुस्तक आ गई, कलम आ गई, पेंसिल आ गई, जल आ गई, वायु आ गई, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं। भाई आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ये भी क्या है, एक द्रव्य ही तो है। चलो चलते हैं आगे।
आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं। हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें जिन्हें आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। अब यहाँ भाई द्रव्य की अवस्थाएं चलने वाली हैं, और अवस्थाएं आपको पता होती हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या नाम है इनके। चलता हूँ, पढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। आप यह जानते हैं कि द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नाम देते हैं? ठोस बोलते हैं भाई, ठीक है। द्रव बोलते हैं, गैस बोलते हैं। ठोस को हम बोलेंगे सॉलिड, द्रव को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। गैस को तो गैस ही बोलेंगे भाई। गैस को और कुछ बोल सकते हो क्या आप? कमेंट करके बताओ अगर आप और कुछ बोलते हो तो, ठीक है। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को चित्र 1.1 में दर्शाया गया। भाई आपके सामने डायग्राम 1.1 आ गया, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है तो इसको ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पे हमें क्या दिख रहा है? ठोस दिख रहा है, द्रव दिख रहा है और गैस दिख रहा है। 3 चीज़ें हमें दिख रही है। अब इनमें कोई अंतर भी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है भाई, अंतर है एकदम क्लियर कि यहाँ पे जो ठोस है ये सेपरेट रखा हुआ है, लेकिन जो द्रव है ये पात्र में रखा हुआ है, और गैस को तो पात्र में तो है ही, साथ में ऊपर से ढक्कन भी लगा रखा है भाई, कैप भी इसकी लगा रखी है। तो मतलब कुछ ना कुछ इधर लफड़ा तो है भाई। अब लफड़ा है तो लफड़े को समझते हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ठोस की तरह ही तीनों को खुला रख दो ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो वो देखते हैं, इसका रीज़न समझते हैं। चलो चलते हैं। ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के पास में तो होंगे, लेकिन एक क्रमबद्ध रूप से होते हैं, एक के बाद एक। क्रमबद्ध का मतलब होता है लाइन टू लाइन, मतलब ठीक है ना। बहुत गतिशील नहीं होते हैं, मतलब ये ज़्यादा भागते नहीं है, शांति से रहने वाले आदमी एकदम, है ना। चलो आगे। द्रव के कणों के पास पास होते हैं, द्रवों के कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। द्रवों के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास में होंगे, मतलब द्रव अवस्था की बात कर रही है ना। इनके कण पास पास होते हैं, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों के जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे। ये दिख रहा है आपको एकदम क्लियर कि ठोस के कण बिल्कुल पास में हैं, फिर द्रव के थोड़े फैले हुए हैं, और गैस के उससे ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। वे बहुत आसानी तथा तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। मतलब ये इनके लक्षण बता रहा है भाई, और अब लक्षण बता रहा है तो अपनी नोटबुक कहाँ है, आप निकाल लो और इनमें इन सब चीज़ों को नोट कर लो। ये आपके पास एनसीईआरटी है तो मैं बता रहा हूँ, आप इसको अंडरलाइन कर लो। जब आप दोबारा से इसको पढ़ोगे, वीडियो को देखोगे या दोबारा से पढ़ोगे, तो आपको एनसीईआरटी पूरा ऐसे वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, वहीं पे लाइन टू लाइन आपको लाइन अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट जब भी पढ़ोगे अंडरलाइन दिखेगी, आपको दिखेगी तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? अंडरलाइन पे। तो बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जल्दी से काम हो गया। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो एनसीईआरटी के, भाई घोट के पी जाओ इसको, मज़ा आ जाएगा। चलो चलते हैं। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। पॉइंट नंबर 1 सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है भाई। ठोस है तो ठोस की करेगा ना पहला, ठीक है। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं, द्रव का निश्चित आयतन तो होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, इसीलिए तो इसको पात्र में डाल रखा है मेरे भाई। चलो, वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। जैसे कि मैंने 1 लीटर जल लिया, ठीक है। अब जल क्या है? यहाँ पे द्रव है, ठीक है। आयतन तो है ना, मतलब 1 लीटर लिया मैंने इसलिए आयतन तो हो गया इसका, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले कहाँ डाला? मैंने किसी में डाला, बोतल में डाल दिया भाई 1 लीटर, ठीक है। तो अब जो द्रव है उसका जो जल है उसका आकार कैसा हो गया? बोतल के जैसा हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बोतल से मैंने किसी दूसरे पात्र में डाल दिया, और दूसरा पात्र में बोलूँ तो क्या बोल दूँ? भगोनी बोल देता हूँ ना। उसमें डाल दिया मैंने, तो अब उसका जो आकार होगा वो कैसा हो जाएगा? भगोनी के जैसा हो जाएगा। किसी तीसरे में डालेंगे उसके जैसा हो जाएगा, गिलास में डालेंगे गिलास के जैसा हो जाएगा, मतलब उसका आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, उसमें रखते हैं नंबर 3 गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता भाई। इसका तो कुछ निश्चित नहीं है, जैसे ही खुला छोड़ोगे भाग जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे, तो इसको बंद करके रखना पड़ता है। इसीलिए तो हमारे जो सिलेंडर आते हैं उनको बंद रखते हैं। अगर भाई गलती से खोल दें,
हम अब कई बार कैसा क्या होता है हमारे साथ में कि जब हम सिलेंडर को ढक्कन को हटाते हैं, ऊपर से सील खोलते हैं, सील खोलने के बाद ढक्कन हटाते हैं, ढक्कन कई बार हम उसको क्या करते हैं, उसको उसमें हल्की सी एक नोब आती है और उसको हम प्रेस कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं ना। दबाते हैं तो गैस निकलती है। तो गैस दिखती है क्या? नहीं दिखती। ठीक है, उसको पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। किसी खुले पात्र में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि भाई वो वातावरण में चली जाती है, उड़ जाती है, पकड़ ही नहीं सकते आप उनको। ठीक है ना, इसलिए उसको पैक करके रखा जाता है। समझ में आ गई बात? चलो चलते हैं अब आगे। ठीक है, ताप और दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन के द्वारा द्रव्य की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ताप और दाब की अवस्थाएं होंगी, तो इन तीनों को एक दूसरे में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब कि हम ठोस को किस में बदल सकते हैं? द्रव में बदल सकते हैं। द्रव को हम गैस में बदल सकते हैं। गैस को हम किस में बदल सकते हैं? गैस को हम वापस से द्रव में बदल सकते हैं ना, और द्रव को वापस से ठोस में बदल सकते हैं। ऐसा कैसे संभव? संभव है भाई, संभव है। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, हमारे पास में ठोस था, ठोस को हमने किया गरम, गरम कर दिया तो हमारे पास में बन गया द्रव। ठीक है, और जब द्रव को वापस से और गर्म कर दिया तो ये बन गई भैया हमारे पास गैस। और गैस को हमने कर दिया ठंडा, ठंडा कर दिया तो क्या बन गया? द्रव बन गया। और द्रव को वापस से और ठंडा कर दिया, और ठंडा किया तो क्या बना भाई? तो वापस से ठोस बन गया। और क्या बना? हाँ, चलो आगे। कितनी सिंपल सी तो बात है यार, समझो ना। चलो चलते हैं। सामान्य किसी ठोस को गर्म करने पे वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस को हम गर्म करेंगे तो किस में बदल गया? द्रव में। और द्रव को गर्म करने पे वह गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वह द्रवित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और अधिक ठंडा करने पर द्रव जम करके ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है, परिवर्तन। एग्जाम्पल इसका क्या दूं मैं आपको? जल। हमारे पास में जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ है ना, बर्फ़ तो सभी जानते हैं, फ्रीजर में बर्फ़ रखी होती है सबके पास में। हाँ, आइस क्यूब, समझ रहे हो, सब समझदार हो। ठीक है, तो हमारे पास में उसको हम क्या कर देते हैं? खुला छोड़ देते हैं। तो खुला छोड़ देते हैं तो भाई वो क्या हो जाता है? उसका बर्फ़, सॉरी, ठोस से क्या बन गई? बर्फ़ से क्या बन गई? द्रव बन गया, पानी बन गया। ठीक है, सर हमने गर्म तो किया ही नहीं। अरे भाई, अंदर जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ठीक है, और बाहर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ऑलरेडी नेचर से क्या हो रहा है? प्रकृति से हीट ले रहा है वो, इसलिए वो द्रव में चेंज हो गया। और फिर हमने उसको चढ़ा दिया कहाँ पे? गैस पे। और गैस मतलब गैस चूल्हे पे ना, गैस पे, तो उसको हम गर्म करेंगे तो फिर उसमें किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। और इस प्रोसेस को हम ठंडा करेंगे तो किस में परिवर्तन होगा? गैस से वापस से ठंडा करके द्रव में, द्रव से ठंडा करेंगे ठोस में। इस प्रकार से इसका परिवर्तन होता है। चलो अब चलते हैं आगे, नंबर 1.2.2 ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे करेंगे, है ना। चलो चलते हैं। कक्षा 9 के पाठ 2 में आप जान चुके हैं कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ द्रव्य का वर्गीकरण आ गया भाई, ठीक है, और इसको चित्र आगे 1.2 के अनुसार उप विभाजित किया जा सकता है। तो द्रव्य का वर्गीकरण आपके सामने दिया हुआ है, सभी को दिख रहा है। अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो बस आप, ठीक है, और दिमाग में चला जाए। मैं तो ये कहता हूँ आपको, कैसे भी भेजो, अंडरलाइन करके भेजो या फिर नोट करके भेजो, अपनी कॉपी में लिख के भेजो, कैसे भी भेजो, भेज दो। कहाँ भेज दो? दिमाग में, ठीक है। द्रव्य की हम बात करें तो द्रव्य को दो भागों में बांटा है यहाँ पे, मिश्रण में और शुद्ध पदार्थों में। अब मिश्रण के भी दो पार्ट हैं यहाँ पे, समांगी मिश्रण और विषमांगी, ठीक है। जो शुद्ध पदार्थ होता है उसके यहाँ पे दो पार्ट हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है। चलो भाई, ये वर्गीकरण हो गया। अब वर्गीकरण के बाद में इसको हम पढ़ते हैं। जब किसी भी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब कि सभी कण होंगे वो कैसे होंगे? एक जैसे ही होंगे, सब का टाइप एक जैसा ही होगा, तो उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, और अगर एक जैसे नहीं हो, अलग अलग हों, तो उसको हम क्या कह देंगे? मिश्रण कह देंगे। ये इनकी परिभाषा है भाई, अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना आप, है ना। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, जबकि शुद्ध पदार्थों में समान प्रकार के कण होते हैं, ठीक है।
शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। अब जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनसे ही क्या बनता है, मिश्रण बनता है। 2-3 पदार्थों को एक साथ मैच कर दो तो मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। किसी मिश्रण में 2 या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। अब भाई अनुपात का यहाँ पे फिक्स नहीं है, मिश्रण में किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, ठीक है। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। आपके आसपास जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे होंगे ना, अधिकांश मतलब जितने तो क्या, सभी को तो क्या कहें, लेकिन जितने पदार्थों में मिश्रण है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की स्टार्ट होती है। भाई मैंने कहा था ना, इसमें आया भी है वैसे, कि आप जब से उठते हो, जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप केमिस्ट्री के साथ में आ जाते हो, ठीक है। केमिस्ट्री आपके संपर्क में आ जाती है। और जब आंखें बंद करके वापस से सोते हो ना, तब भी आपकी केमिस्ट्री साथ ही रहती है। मतलब सोने तक ये पीछा नहीं छोड़ती भाई, उठने से सोने तक। तो इसलिए इसको शांति से क्या कहो कि मेरे दिमाग में कैसे भी करके आप अंदर आ जाओ, है ना। चलो एग्जाम्पल की बात करें हम। जल में चीनी का विलयन। जल था हमारे पास में, पानी था, और उसमें हमने क्या मिला दिया, चीनी का विलयन मिला दिया। हवा, ठीक है। चाय, हवा तो भाई सबको ही पता है, इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। चाय है, आदि सभी मिश्रण ही होते हैं। चाय बनाते हैं ना हम, बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं ना, चीनी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं ना। तो कुल मिला के चाय बना देते हैं। चाय बनाते हैं तो बहुत सारे चीज़ डाल देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, ठीक है। और मिश्रण भी कौन सा होता है, विषमांगी हो जाता है, ठीक है। किसी समांगी मिश्रण के घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण के घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जल में चीनी का विलयन और हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं, ठीक है। नोट कर लेना, समांगी मिश्रण के उदाहरण, जल में चीनी का विलयन, जल में हम क्या मिला दें, चीनी, तो ये कौन सा मिश्रण हो गया, समांगी हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं हवा है, हवा में बहुत सारी गैसें होती है, पता ही नहीं लगता हमको, तो ये भी कौन सा है, समांगी है, ठीक है। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है। कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी और नमक, दाल के दानों को और गंदगी को, ठीक है। जैसे चीनी को नमक को मिला दो तो पता लगेगा ना भाई, चीनी के जो कण होंगे वो मोटे होते हैं और नमक के होते हैं वो छोटे होते हैं। दोनों को मिक्स कर दोगे, मिक्स कर देगो तो अलग अलग दिखेंगे हमको, ठीक है। हाँ छोटे होते हैं नमक के, लेकिन दिख जाते हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है भाई, दाल के दानों और गंदगी, दाल के दान में दाल है जैसे, और उसमें मार्केट से हम लेके आए या फिर हमारे पैदा हो रही है, तो उसमें जो गंदगी होगी वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रणों के कई उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ आपको 1-2 उदाहरण बताए गए हैं, बाकी दैनिक जीवन में होता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटक को हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टलन आसवन अनेक भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब हमको पता है कि भाई विषमांगी मिश्रण है, इसको समांगी कैसे करना है, तो ये विधियाँ बता दी आपको, ठीक है ना। हम हाथ से बीन सकते हैं, उसको छान सकते हैं, उसका क्रिस्टलन कर सकते हैं, उसका आसवन कर सकते हैं, ये सब भौतिक विधियाँ हैं, ठीक है। और इन भौतिक विधियों से हम उनका क्या कर देते हैं, समांगी मिश्रण में बदल देते हैं उसको, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रणों में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ये कौन से पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। तांबा है, अलग है, पूरा तांबे की बात हो रही है यहाँ पे, चांदी की बात हो रही है, सोना ही हो रहा है, तो ये सब शुद्ध पदार्थ हो गए। अगर हम इनको मिक्स कर दें, तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज, है ना, सबको मिला दें, ऐसा मान लो, होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी मान लो, इनको सबको मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। अतः अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठकों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब भौतिक विधियों से नहीं करेंगे तो रासायनिक विधियों से करेंगे लेकिन हम, ठीक है।
शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, तत्वों में और यौगिकों में। इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। आपने पिछली कक्षा में परमाणु और अणुओं से तो परिचित हैं, मतलब हमने पढ़ लिया ना भी परमाणु अणु, ठीक है। लेकिन आप उनके बारे में एक दो में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो होगा वो हमें किसके बारे में बताएगा? परमाणु के बारे में, अणु के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत खोल के बताएगा, ठीक है। तो अभी तो हम इसका ही कंप्लीट करते हैं। चलो चलते हैं आगे। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के उदाहरण हैं। ये सब क्या हैं? तत्व हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। इन सब में कैसे परमाणु होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग के परमाणु कैसे होंगे? अलग अलग ही होंगे ना, ठीक है। सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक अणु होते हैं जो दो या अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में भी होंगे भैया, नाइट्रोजन में भी होंगे, ऑक्सीजन में दो से अधिक परमाणुओं का संयोजन हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? अणु होते हैं भाई, अणु। अणु किसे कहेंगे? जहाँ पे दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन हो, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे? परमाणुओं का संयोजन हो, तत्वों का संयोजन हो, ठीक है। उसको हम अणु कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। चलते हैं आगे। जो क्रमशः दो परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं, इसे चित्र 1.3 में दिखाया गया है। भाई अणु कैसे बनता है? देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे विभिन्न तत्वों के परमाणु। यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो परमाणु के डायग्राम दिए, कितनी अच्छी चीज़ें दिखी। ये मतलब एनसीईआरटी सच में दिल से पढ़ने के लिए मन करता है, क्योंकि मतलब ऐसे समझा रखा है ना, बिल्कुल एकदम तरीके से। देखो ये हमारे पास में H है, O है, N है, Cu है, Na है। इनके नाम दिए हैं हमको ऊपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? अणु हैं। और इन अणुओं को अगर हम हाइड्रोजन को मिला रहे हैं तो एक अणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का अणु। ऑक्सीजन को मिला दें तो एक ऑक्सीजन का अणु बन जाता है, ठीक है। ये परमाणु और अणुओं का निरूपण है, ठीक है। दर्शाया गया कि कैसे परमाणु से क्या बन रहे हैं? अणु बन रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। नींद आने लग गई क्या? नहीं तो पढ़ते रहो भाई, बोर नहीं होना है। नींद आने का मतलब है आपको बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है, जागते रहना है, ध्यान देना है, ठीक है। हाँ चलो आगे। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। आगे ना परिभाषा, जब दो भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिक का एक अणु। यौगिक की बात हो रही है, पहले अणु की बात हो रही थी, अब यहाँ पे यौगिक के अणु की बात हो रही है, ठीक है। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कौन सी? जैसे जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि है। तो इनको भौतिक से नहीं होगी तो उनको रासायनिक से करेंगे, लेकिन करेंगे। यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को चित्र 1.4 में निरूपित किया गया है। यहाँ पे जल का है और कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो भाई जल में जो होता है, ऑक्सीजन का एक अणु होता है, हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। H2O से इसको निरूपित करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या बोलते हो? CO2 बोलते हो ना। तो यहाँ पे कार्बन का एक अणु हो गया, ऑक्सीजन के दो अणु हो गए, तो बन गया क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे आप सब सीख जाओगे, अरे इंटेलिजेंट बन जाओगे आप, मुझे पता है। बस आप इस पर ध्यान देते रहो, पढ़ते रहो, है ना, ठीक है। चलते हैं आगे। आपने चित्र 1.4 में देखा कि जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु, कार्बन का एक अणु एक परमाणु में संयोजित होते हैं। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसें हैं, परंतु उनके संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव बनता है। भाई दो गैसों को मिला दिया हमने, कौन कौन सी, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, दोनों गैसें ही हैं, इनको हमने मिला दिया और मिलाने से क्या बन गया, लिक्विड बन गया, मतलब जल बन गया। यह भी जानना रोचक होगा कि हाइड्रोजन एक तेज पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो हाइड्रोजन कैसे जलेगी, एक तेज ध्वनि के साथ जलती है, इसको अंडरलाइन कर लेना, हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि के साथ जलती है, पॉप, ठीक है। और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो जलने में सहायक होती है, H2O है ना, तो ऑक्सीजन किस में सहायक है, जलने में। परंतु जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में, लेकिन अगर इनके अणुओं को हम मिला दें तो बन गया क्या, जल। और जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, अग्निशामक के रूप में, मतलब आग बुझाने के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे। 1.3 हम नेक्स्ट कल से, मतलब नेक्स्ट डे अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप इसमें ऐसे रेगुलरिटी बनाए रखना, ऐसे मत करना कि एक दिन देख रहे हो वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस आप ध्यान से इसको पढ़ते रहो, अगर आप सुन भी लोगे ना तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, मतलब, ठीक है। और ठीक है, ये आप सभी का यूट्यूब चैनल अपना, और आप इसको सपोर्ट करिए, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ओके।